हम पढ़ने वाले हैं क्या कुछ पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ने वाले हैं कारक चिन्ह और लकार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कारक चिन्ह, क्योंकि लकार पढ़ने से पहले हम कारक चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आने वाला है। तो क्यों न एक बार पढ़ लिया ही जाए, तो फिर देर किस बात की। चलिए पढ़ लेते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कारक चिन्ह, यानी कि कारक की पहले बात कर लेते हैं कारक किसे कहते हैं। तो कारक क्या है, जो वैसा कारक उस शब्द को कहते हैं जो क्रिया को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंध जोड़ता है, उसे कारक कहते हैं। तो कारक को ही संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। कारक को ही संस्कृत में क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। और एक बात और बता दूं आपको कि संस्कृत में कुल 7 विभक्ति होती हैं। कौन कौन? प्रथमा विभक्ति, उसके बाद द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचम विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और संबोधन विभक्ति। तो ये 7 विभक्तियां होती हैं संस्कृत में। लेकिन अगर बात करें कारक की, कारक कितने होते हैं संस्कृत में? तो संस्कृत में ऐसा आपको दिख ही रहा है कि 8 कारक होते हैं, लेकिन संस्कृत में 8 कारक को मान्यता नहीं दिया गया है, बल्कि संस्कृत कहता है कि संस्कृत में केवल और केवल 6 कारक होते हैं, यानी इनमें से 2 कारक को हटा दिया गया है। कौन कौन से 2 कारक को हटा दिया गया है? तो कर्ता कारक संस्कृत में होता है, कर्म कारक होता है, करण कारक भी होता है, संप्रदान कारक भी होता है, आपादान कारक भी होता है, लेकिन संबंध को जो है संस्कृत में दर्जा नहीं दिया गया है। उसके बाद अधिकारण कारक होता है, लेकिन संबोधन को दर्जा नहीं दिया गया। तो कितने हो गए? कर्ता, कर्म, करण 3 और इधर से नीचे 3, यानी कि कारक जो है संस्कृत में केवल 6 होते हैं। तो आप इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं कि संस्कृत में केवल 6 कारक होते हैं, ओनली 6। कारकों की संख्या कितनी है? ओनली 6। और विभक्ति की संख्या कितनी है? 8। विभक्ति की संख्या कितनी है? 8, यानी 8 विभक्ति और 6 कारक। अब ये भी याद रखिएगा कि प्रथमा विभक्ति को कर्ता कारक कहते हैं, द्वितीय विभक्ति को कर्म कारक कहते हैं, तृतीय विभक्ति को करण कारक कहते हैं, चतुर्थ विभक्ति को संप्रदान, पंचमी को आपदान, षष्ठी को संबंध, सप्तमी को अधिकरण और संबोधन तो संबोधन है ही। अब आइए जान लेते हैं इसका चिन्ह क्या होता है। तो कर्ता कारक जिसे प्रथमा विभक्ति कहते हैं, इसका चिन्ह होता है ने। इसका चिन्ह क्या होता है? ने। उसी प्रकार से द्वितीय कारक जिसे हम कर्म कारक कहते हैं, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक जिसका चिन्ह होता है को। उसी प्रकार से तृतीय विभक्ति करण कारक जिसका चिन्ह होता है से या द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक जिसका चिन्ह होता है के लिए। उसी प्रकार से पंचमी विभक्ति जिसका चिन्ह होता है पंचमी विभक्ति जिसको आपादान कहते हैं और इसका चिन्ह होता है से वियोग। करण कारक जो होता है वो संयोग होता है, संयोग यानी कि जुड़ने वाला। जैसे अगर मैं लिखूंगा मैं कलम से लिखता हूँ, तो यहाँ पर कलम और मेरा जो है हाथ का संयोग हो रहा है, यानी मिलाव हो रहा है। लेकिन यहाँ पे पंचमी विभक्ति में जो होता है से ये होता है वियोग। वियोग यानी कि एक दूसरे से दूर जाना। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो पेड़ और पत्ते एक दूसरे से दूर होते हैं, तो वहाँ पर जो है पंचमी विभक्ति वाला से यूज होता है। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, और इसे हम इसका चिन्ह होता है का, के, की या फिर रा, रे, री, यानी कि मेरा, उसका, ठीक है, इस प्रकार से। और सप्तमी जो है अधिकरण जिसका होता है चिन्ह में, पै, पर, में, पै, पर, छत पर, तुझमें, इस प्रकार से। संबोधन हे, हो, अजी, हो, अरे, ये होता है इसका कारक चिन्ह। लेकिन याद रखिएगा कारक जो है संस्कृत में केवल 6 होते हैं और विभक्ति 8 होते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो इसको हम ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सर्वनाम सूत्र। तो इसको पहले मिटा दूं मैं आपको, तो सब मिटा दिया मैंने। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हमारा सर्वनाम सूत्र, और उसके बाद हम समझेंगे लकार। सर्वनाम सूत्र क्या है, आइए समझते हैं सर्वनाम सूत्र। सर्वनाम सूत्र जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र होता है, और इसका हम उपयोग करते हैं अनुवाद बनाने में, क्योंकि अनुवाद बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर्वनाम सूत्र। और बच्चे अधिकतर यहीं फंसते हैं, क्योंकि उन्हें सर्वनाम सूत्र पता नहीं होता है और वो अनुवाद बनाने के लिए कहते हैं मैं तैयार हूँ, तो कैसे बना पाओगे, फिर गलती होगा। तो आइए समझते हैं सर्वनाम सूत्र को। पहले कॉलम समझते हैं। यहाँ है एक वचन, यहाँ है द्विवचन और यहाँ है बहुवचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पुरुष, मैंने आपको वचन और पुरुष पढ़ाया था, प्रथम पुरुष, और ये हो गया मध्यम पुरुष, और ये हो गया उत्तम पुरुष। तो मैंने प्रथम पुरुष और वचन आपको बताया था, और ये जो है कॉलम बहुत इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम भी है। अब आप बात करते हैं प्रथम पुरुष के सामने एक वचन के नीचे आपको क्या दिख रहा है, सह या सा। सह मतलब भी वह होता है, सा मतलब भी वह होता है, इसलिए मैंने इसका हिंदी अर्थ भी लिख दिया है। हिंदी अर्थ भी क्या किया है, लिख दिया है, ताकि आपको पढ़ने समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो सह या सा होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि प्रथम पुरुष में द्वितीय विभक्ति क्या होता है। ये होता है तो, और तो का मतलब वे दोनों। तो का मतलब वे दोनों, कुछ ज़्यादा ही पतला हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और चलिए, हाँ, तो का मतलब क्या होता है, वे दोनों होता है, और वे दोनों तो, और स्त्रीलिंग के लिए ते, ऐसे चलता है, सा ते ताह सह तो ते, यानी पुल्लिंग के लिए सब पहला वाला है और स्त्रीलिंग के लिए सेकंड वाला है। तो सह मतलब वह करते हैं, तो मतलब जो पहला वाला है उसके लिए होगा तो मतलब वे दोनों हो जाएगा, और ते मतलब वे लोग हो जाएगा। तो यहाँ पे ते मतलब क्या हो जाएगा, वे लोग, ठीक है। लड़का के लिए ते और लड़की के लिए ताह मतलब वे लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं त्वम। त्वम मतलब क्या होता है, त्वम मतलब होता है तुम। त्वम मतलब तुम या आप भी कह सकते हैं। और युवा मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम मतलब होता है, यूयम मतलब तुम लोग। उसके बाद अहम। अहम मतलब होता है मैं, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब होता है हम लोग। तो ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, सूत्र है। हाँ, भले ही आपको थोड़ा सा याद करने में कठिनाई हो, आपको लग रहा होगा कि क्या सब कुछ पढ़ा रहे हैं, तो भले ही आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे और याद करने में कठिनाई हो, पर हाँ, जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बेस है। यानी कि अगर आप इसका बेस तैयार कर लेते हैं, आप इसका बेसिक जो है अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं गारंटी देता हूँ कि संस्कृत समझ ना आए तो मुझे बताइएगा, फिर आपको संस्कृत को समझने में कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं इतने साल से संस्कृत पढ़ा रहा हूँ। आपको इसको समझने में कोई दिक्कत हो तो बताइए, लेकिन इसको नहीं समझते हैं और अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे जो है बिल्कुल 100% समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेस है, और बेसिक जो है जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आइए अब शुरू करते हैं लकार। हमारा जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक, वो है लकार। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत मज़ेदार भी है और ख़ास भी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा सवाल पूछ जाते हैं। तो लकार हमारा टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं लकार। सबसे पहले जान लेते हैं कि लकार का अर्थ क्या होता है। तो लकार को हम संस्कृत में लकार कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे कहते हैं काल। हिंदी में इसे काल कहा जाता है। काल, काल मंडरा रहा है तो काल कहते हैं। लकार यानी कि काल किसे कहते हैं, लकार। आइए समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया है मैंने परिभाषा, जिससे समय यानी कि काल का बोध हो उसे संस्कृत में लकार कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, जैसे वह पढ़ता था और वह पढ़ेगा। देखिए यहाँ मैंने 3 काल की बात की है, 3 जो है काल यानी समय की बात की है। वह पढ़ता है यानी वर्तमान काल, वह पढ़ता था यानी कि भूतकाल,
और वह पढ़ेगा, यानी कि भविष्यत काल। तो मैंने यहाँ पे काल को परिभाषित किया है, जिससे समय यानी कि काल का बोध हो, उसे लकार कहते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं कि संस्कृत में कुल कितने लकार होते हैं। संस्कृत में कुल लकारों की संख्या 10 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछता भी है कंफ्यूज करने के लिए। संस्कृत में कुल कितने लकार हैं? तो संस्कृत में कुल लकारों की संख्या 10 होती है, जिसमें मुख्य 5 लकार होते हैं। जिसमें मुख्य कितने लकार हैं? मुख्य 5 लकार हैं, ये याद रखिएगा। मुख्य 5 लकार हैं। कुल होते 10 हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमें पढ़ना है, जो हमारे सिलेबस में है, वो कितने लकार है? तो वे हैं केवल 5 लकार। ठीक है, अब 5 लकार कौन कौन है? तो पहला है लट लकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। दूसरा है लृट लकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है भविष्यत काल। तीसरा है लंग लकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है भूतकाल, भूतकाल, यानी कि इसी को हम अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। तीसरा है लोट लकार, चौथा है लोट लकार, जिसे हम क्या कहते हैं? आदेशवाचक या आज्ञा सूचक भी कहते हैं। और पांचवा है विधि लिंग लकार, जिसे चाहिए अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो बस ये 5 लकार ही हमें पढ़ने हैं, और इन्हीं 5 लकार से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अच्छे से समझ लीजिए, लकार का हिंदी अर्थ काल होता है, यानी कि जहाँ पे जिससे समय यानी काल का बोध होता है उसे लकार कहते हैं। संस्कृत में कुल लकारों की संख्या 10 है, जिसमें 5 लकार मुख्य हैं, और ये 5 लकार है उसका नाम हिंदी अर्थ में भी लिख दिया है मैंने। आइए आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, जो ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने कॉपी में इसको उतारिएगा, नोट्स कीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं लट लकार, जो पहला लकार है लट लकार, उसे समझते हैं अच्छे तरीके से। तो मैं वापस आ जाता हूँ ऊपर। आइए अब हम समझते हैं लट लकार किसे कहते हैं, क्या होता है। तो यहाँ है लट लकार, क्या पढ़ने वाले हैं हम? लट लकार पढ़ने वाले हैं। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं परिभाषा क्या होता है लट लकार का। लट लकार जिससे वर्तमान समय का बोध हो, वर्तमान यानी कि जो समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम, तो जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे लट लकार कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, तुम जाते हो, मैं खाता हूँ, राम हंसता है। ये सब जो है लट लकार का बोध करवाता है। और जो लट लकार का बोध करवाता है उसे हम जो वर्तमान काल का बोध कराता है उसे हम लट लकार कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने इरेज कर दिया है? लट लकार जिससे वर्तमान समय का बोध हो उसे हम लट लकार कहते हैं। लट लकार का सूत्र क्या होता है? क्योंकि सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, और सूत्र से ही सारा खेल जो होता है, सूत्र का ही सारा खेल है। तो फिर से मैंने एक कॉलम बनाकर तैयार किया है। देखिए यह कॉलम जो है आप देख पा रहे होंगे, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। और यहाँ जो कॉलम है वो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कॉलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉलम का ही जो है, कॉलम से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है सोल्व हो जाता है। अब पूछेगा कि प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या होता है? तो ती होता है। प्रथम पुरुष द्विवचन में सूत्र क्या होता है? तो तह होता है। प्रथम पुरुष बहुवचन में सूत्र क्या होता है? तो अंति होता है। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या होता है? सी होता है। मध्यम पुरुष द्विवचन में सूत्र क्या होता है? तो थह होता है। और मध्यम पुरुष बहुवचन में सूत्र क्या होता है? तो केवल थ होता है। याद रखिएगा, यहाँ विसर्ग है और यहाँ विसर्ग नहीं है। उत्तम पुरुष की बात करते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या होता है? तो आमी होता है। उत्तम पुरुष द्विवचन में सूत्र क्या होता है? तो आवह होता है। और उत्तम पुरुष बहुवचन में सूत्र क्या होता है? तो आमह होता है। क्या करते हैं? आमह होता है, आमह। उत्तम पुरुष बहुवचन में सूत्र होता है आमह। तो बस ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो सूत्र है आगे बहुत काम आने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि आप कॉपी में उतारिएगा और इसका नोट्स बनाइएगा। अच्छा, जब नोट्स की बात आ रही है तो मैं आपको बता ही दूँ एक बात,
कि ये जो मेरा नोट्स है इसे मैंने खुद बनाया है, और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप 10th के विद्यार्थी हैं, बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे 9th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, 7, 6, अगर आप संस्कृत में इंटरेस्टेड हैं और संस्कृत को और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, तो आप मेरा नोट्स परचेज कर सकते हैं। ये आपको मिलने वाला है केवल और केवल 49 रुपीज़ में, यानी कि 49 रुपये में। 49 रुपये में आपको क्या मिलेगा? 49 रुपये में आपको ये पूरा नोट्स मिल जाएगा, जिसमें सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, यानी कि क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये जो मैंने नोट्स बनाया है, और स्पेशल जो है बनाया है क्या नज़र में रखते हुए कि जो भी 10th क्लास के विद्यार्थी है उनको जो है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो मैं आपको वो सारे टॉपिक दूंगा इस नोट्स में जो क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब जब सोच ही सकते हैं कि जो 10th को अच्छे से कवर कर सकता है वो तो 6, 7, 8, 9, 10 को तो आराम से कर पाएगा। तो ये 49 रुपये में आपको नोट्स मिलने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप खरीद सकते हैं, और इसका लिंक जो है मैंने फर्स्ट कमेंट बॉक्स में दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप मुझे वहाँ से जाकर डायरेक्ट DM कीजिए और फिर नोट्स परचेस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हम धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो धातु रूप टॉपिक आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली चीज़ है। देखिए, किसी भी धातु का धातु रूप बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कैसे बनता है। मैंने यहाँ लिखा है धातु रूप। कौन सा धातु? गच्छ धातु का धातु रूप बनाना है। पहले तो हम कॉलम बनाकर तैयार कर लेंगे, यानी कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन जो है हम लिख करके तैयार कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष भी लिख करके तैयार कर लेंगे। ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलम जो है बहुत काम करता है। तो ये जो है कॉलम बनाकर तैयार कर लीजिएगा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कैसे बनाते हैं धातु रूप। तो अभी हमने क्या लिखा? गच्छ धातु का धातु रूप बनाना है। गच्छ मतलब जाना होता है। तो जिस भी धातु का आप धातु रूप बनाना चाहते हैं सारे कॉलम में से लिख लीजिए। देखिए मैंने गच्छ लिखा है ना, यहाँ पे गच्छ लिख लिया है, और उसके बाद जो प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है ती, इसी सूत्र को मैंने अंत में क्या किया है? ऐड कर दिया है। देखिए, है ना, इसी सूत्र को मैंने अंत में ऐड कर दिया है। यानी कि आप देखकर समझ सकते हैं कि जिस भी धातु का धातु रूप यहाँ बनाना है, पहले मैंने उसे सारे कॉलम में लिख लिया है, और उसके बाद जो भी सूत्र होता है उसे यहाँ पे अंत में लाकर ऐड कर दिया है। देखिए बन गया गच्छतः। ठीक है। तो इस प्रकार से धातु रूप बनाया जाता है। आइए अब पढ़ लेते हैं क्या है, मैंने क्या लिखा है। तो धातु रूप बनाना आई होप आप सीख गए होंगे। जिस भी धातु का धातु रूप बनाना हो, पहले आप उस धातु को सारे कॉलम में लिख लीजिए, और उसके बाद जो सूत्र होता है उसे अंत में ऐड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ ती है तो गच्छ के अंत में ऐड किया गया है ती, और बन गया है गच्छती। नहीं, गच्छ के अंत में ती ऐड किया गया और बन गया गच्छती। आगे उसी प्रकार से गच्छ के अंत में तह ऐड किया गया और बन गया गच्छतः। गच्छ के अंत में अंति ऐड किया गया और बन गया गच्छन्ति। तो मैं आपको पढ़कर ही बता रहा हूँ। उसी प्रकार से सी है मध्यम पुरुष एक वचन में, तो गच्छ के अंत में सी ऐड किया गया और बन गया गच्छसी। गच्छ के अंत में थह ऐड किया गया और बन गया गच्छथः। और उसी प्रकार से गच्छ के अंत में केवल था ऐड किया गया और बन गया गच्छत। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो गच्छथः पढ़ेंगे, यहाँ पे हम केवल गच्छत पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष की बात करते हैं, आमी सूत्र है तो गच्छ में आमी जोड़ दिए, बन गया गच्छामी। उसी प्रकार से गच्छ में हम आवह जोड़ दिए, बन गया गच्छावह, और गच्छ में आमह जोड़ दिए, बन गया गच्छामह। तो इस प्रकार से धातु रूप बनाया जाता है। चाहे आप किसी भी धातु का धातु रूप बनाए, आपको ये सूत्र ऐड करना आना चाहिए। ये लट लकार का जो सूत्र है वो आपको सूत्र याद होना चाहिए, और इसको कैसे यूज करते हैं वो आना चाहिए। उसके बाद तो आप किसी भी धातु का धातु रूप आसानी से बना लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब हम देख लेते हैं इसका अनुवाद सूत्र। अच्छा, पहले इसको मैं इरेज कर लूँ। अनुवाद सूत्र, और फिर उसके बाद हम अनुवाद भी बनाएंगे। तो अनुवाद सूत्र कैसे है और क्या होता है, आइए समझते हैं। तो ऊपर हेडिंग में मैंने लिखा है अनुवाद सूत्र। पहले इसको मैं अलग कलर कर लूँ, हाँ रेड कलर। चलिए, तो यहाँ है हम पढ़ने वाले हैं अनुवाद सूत्र। और अनुवाद क्या कुछ है अनुवाद में? अनुवाद में है अनुवाद सूत्र। पहले तो हम यहाँ पे भी एक कॉलम बनाकर तैयार कर लेंगे। कौन सा कॉलम? वही कॉलम जो हम अभी देख रहे थे, एक वचन, यहाँ है द्विवचन और यहाँ है बहुवचन। ये वचन और जो पुरुष है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसको मतलब आप याद ही कर लीजिए। आप इसको सोचिए मत कि हम इसको इग्नोर करेंगे, छोड़ देंगे और फिर हम काम कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। इसे आप याद ही कर लीजिए। तो यहाँ ये मैंने कॉलम बनाकर तैयार कर लिया है। और साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और बता ही दूँ, दिखा ही दूँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और कुछ हार्ड नहीं है। इम्पोर्टेंट तो है लेकिन हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है। क्या है आइए समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि लिखा है मैंने सह। क्या लिखा है? सह। अच्छा, मैं आपको पहले सामने दिखा दूँ तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिएगा, आप इसको देखिएगा। कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, यहाँ ये तीनों जो है मिलकर, ये तीनों नहीं, ये तीनों नहीं, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ, मिल गया। देखिएगा, आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ पे मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ अनुवाद सूत्र। अब अनुवाद सूत्र कैसे बनता है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए सह है। क्या है? सह, यानी कि वाह। सह जो है आप कौन से वचन कौन से पुरुष में देख रहे हैं? प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? सह होता है। तो मैंने यहाँ पे सह लिख दिया है। लिख दिया कि नहीं लिख दिया है? लिख दिया है। अब साथ ही साथ ती भी लिखा है। अब ती कहाँ से लाया? देखिए, प्रथम पुरुष और एक वचन के नीचे क्या है? यहाँ पे सूत्र ती है। तो सेम यही चीज हमने लिखा है। जो प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ पे था, जो प्रथम पुरुष एक वचन में यहाँ है, वही सेम चीज हमने प्रथम पुरुष एक वचन में अनुवाद सूत्र में ऐड कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए, प्रथम पुरुष द्विवचन के नीचे क्या है? यहाँ पे तौ है। क्या है? तौ है। और प्रथम पुरुष द्विवचन के नीचे यहाँ पे क्या है? तह है। तो मैंने यही किया है, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे द्विवचन प्रथम पुरुष में तो भी लिख दिया है और यहाँ का जो सूत्र है तह वो भी लिख लिया है। उसी प्रकार से यहाँ पे प्रथम पुरुष बहुवचन में अंते है, और ते मतलब वेल होता है, और यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या सूत्र है? अंति है। तो हमने अंति भी ऐड कर लिया यहाँ पे और बना दिया हमने। यहाँ से लिया ते जो है यहाँ से लिया है, यहाँ से, ठीक है, और अंति जो है यहाँ से लिया है और बन गया ते और अंति। ठीक है, तो इस प्रकार से अनुवाद सूत्र बनाया जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आगे जा कर के। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इम्पोर्टेंट होता है यहाँ। हाँ, तो मैं बाकी सब इरेज पहले कर लूँ। तो देखिए, तो ये है हमारा अनुवाद सूत्र, और ये अनुवाद सूत्र जो है वो कैसे काम आता है, कैसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे कहाँ गया, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे अनुवाद सूत्र लिख दिया मैंने, अनुवाद सूत्र। तो अनुवाद सूत्र सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अनुवाद सूत्र, अनुवाद सूत्र जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुवाद सूत्र पहले हम समझ लेते हैं। अनुवाद सूत्र क्या कहता है? अनुवाद सूत्र कहता है, आप ये कॉलम याद रखिएगा। कॉलम क्या है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब ये जो है याद रखिए कि जहाँ पे प्रथम पुरुष और एक वचन के नीचे सह है वही सूत्र होता है ती। उसी प्रकार से जहाँ प्रथम पुरुष और द्विवचन के नीचे तौ है वही सूत्र होता है तह,
और प्रथम पुरुष बहुवचन के लिए ते है वही सूत्र होता है अंति। प्रथम पुरुष एक वचन के नीचे त्वम है तो वही सूत्र होता है सी, और युवाम के साथ होता है था, और युयम के साथ होता है केवल था। अहम के साथ होता है आमी, और आवाम के साथ होता है आवह, और वयम के साथ होता है आमह। ठीक है, आइए अनुवाद कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं अनुवाद के बारे में। संस्कृत अनुवाद एक इतना आसान टॉपिक है कि आप अगर एक बार समझ जाएंगे तो फिर आपको लगेगा कि अरे क्या बात है, इतना आसान, मतलब खेल है, बच्चों का खेल है। तो आइए आज हम इस खेल को खेलते हैं। तो पहले संस्कृत का रूल ये है कि आप जिस भी अनुवाद को बना रहे हैं कोई खास अलग से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि जो भी हिंदी आता जाए उसका संस्कृत लिखते जाइएगा और बन जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है वाह, क्या लिखा है वाह, तो वह का संस्कृत क्या होता है, तो वह का संस्कृत मैंने अभी आपको यहाँ बताया था। देखिए वह का संस्कृत क्या होता है अभी हम आपको दिखाते हैं। वह का संस्कृत क्या है, यहाँ पे सह मतलब वाह, वह का संस्कृत क्या है, वह का संस्कृत सह है। तो सेम यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है। देखिए तो क्या हमने यहाँ पे वह का संस्कृत सह नहीं लिखा है, लिखा है। तो सेम सिंपल चीज होता है, वह का संस्कृत क्या होता है सह, तो हमने यहाँ पे सह लिख लिया। उसके बाद घर है तो घर का संस्कृत होता है गृह, और संस्कृत में कहें तो गृहम, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, गृहम लिख लिया। ठीक है, अब जाना का संस्कृत क्या होता है, जाना का संस्कृत होता है गज, क्या होता है, जाना का संस्कृत होता है गज, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, गज लिख लिया। अब बात करें कि यहाँ पे ती कैसे लगाया है हमने, तो देखिए सह है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा सह है, यहाँ पे हमने सह लिखा है। तो याद रखिए कि जो सह लिखा है ये अनुवाद सूत्र में देखेंगे, अनुवाद सूत्र में आपको सह दिख रहा है ना, ये वाला सह दिख रहा है ना, तो बस ये देखिए कि सह के साथ कौन सा सूत्र लगा हुआ है, सह के साथ है ती, तो बस इसी प्रकार सह के अनुसार यहाँ गच के अंत में क्या लगाया गया है, ती सूत्र लगाया है, और ये बनकर तैयार है। यानी कि आपको पहला देखना है, यहाँ सह है तो सह, और लास्ट में लगाना है तो यहाँ ती है तो बगल में ती लिख दीजिए, बन जाएगा। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहले मैं इसको साफ कर लूँ। चलिए आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, तुम लोग पढ़ते हो। तुम लोग पढ़ते हो, सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि तुम लोग का संस्कृत क्या होता है। तो तुम लोग का संस्कृत क्या होता है, तुम लोग का संस्कृत क्या होता है, तो आप सर्वनाम सूत्र में देखिए, तुम लोग का संस्कृत होता है यूयम, यूयम मतलब कि तुम लोग। अब बात करते हैं पढ़ते हो, अब बात करते हैं पढ़ते हो, इसका संस्कृत क्या होता है। देखिए सबसे पहले जानते हैं पढ़ना का संस्कृत तो पठ होता है, पढ़ना का संस्कृत क्या होता है, पठ होता है। अब इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, तो यहाँ देखिएगा, हम कहाँ देखेंगे, अनुवाद सूत्र में। यूयम कहाँ पे लिखा है, यूयम यूयम यहाँ पे लिखा है ना, यही है यूयम। हाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि यू या और ऊपर बिंदु है, और यहाँ यू या और माँ है, तो जो बिंदु है वो बिंदु ही हलंत माँ होता है। तो ये यूयम और ये यूयम दोनों सही है, आप किसी प्रकार से लिख सकते हैं। तो यूयम मतलब कि, यूयम मतलब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके बगल में सूत्र क्या है, देखिए था, और यहाँ मैंने क्या लगाया, यहाँ भी मैंने था ही लगाया है। ठीक है, था ही हमने लगाया, यानी आप समझ गए होंगे कि यूयम के बगल में जो सूत्र है मैंने वही सूत्र यहाँ पे लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से अनुवाद बनाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अनुवाद बनाया जाता है, यानी कि आपको यह याद रखना है कि इसके फर्स्ट वाला यहाँ फर्स्ट में लगाएंगे और लास्ट वाला यहाँ लास्ट में लगाएंगे, और बीच में क्या होता है, धातु होता है, बीच में क्या होता है, धातु होता है। तो इस प्रकार से हमने बनाकर तैयार कर लिया। तीसरा है राम लिखता है। तो संस्कृत राम का क्या होता है, एक नाम है, तो राम का संस्कृत राम है, राम का संस्कृत राम है। लिखता है, लिखना का संस्कृत क्या होता है, लिख, लिखना का संस्कृत क्या होता है, लिख। अब बात करते हैं सूत्र का, सूत्र कौन सा लगा दिया हमने, ती कैसे लगा दिया। तो देखिए जो राम है वह एक प्रकार का नाम है, और हम बताए थे कि प्रथम पुरुष में बहुत सारे नाम आते हैं,
जितने भी नाम है सब प्रथम पुरुष में आता है। और नाम जो है वो कितना लड़का का है, एक लड़का का। राम जो है अकेला है, इसलिए एक वचन। एक वचन क्यों लिया, क्योंकि एक संख्या यानी एक राम है। और प्रथम पुरुष क्यों लिया, क्योंकि जिसके बारे में कहा जाए, या फिर कहो कि जितने नाम होते हैं सब प्रथम पुरुष में ही होते हैं, तो सह के अनुसार चलेगा। और सह के अंत में सूत्र कौन सा लगाया हुआ है, सह के अंत में सूत्र कौन सा लगाया हुआ है, सूत्र है हमारा ती। क्या है, ती है। तो इसी प्रकार से हमने यहाँ पर लिख दिया ती, यानी कि रामः, रामः क्या बन गया, रामः लिखती। ती है सूत्र, तो यहाँ हमने ती जो है लगा दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं हम दोनों बोलते हैं। हम दोनों बोलते हैं, तो हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता करना होगा। आप सर्वनाम सूत्र में देखिए यहाँ लिखा हुआ है हम दोनों, है ना। यहाँ पे हम दोनों का सूत्र क्या होता है, हम दोनों का सूत्र होता है आवाम। आवाम मतलब हम दोनों, ये सर्वनाम सूत्र था आवाम। आइए तो हम दोनों का संस्कृत लिख लेते हैं आवाम। हम दोनों का संस्कृत क्या लिखा हमने, आवाम। अब कहता है बोलते हैं। अब बोलना का संस्कृत क्या होता है, तो बोलना का संस्कृत होता है वद। वद मतलब बोलना, ठीक है, वद मतलब बोलना। अब इसमें सूत्र कौन सा लगाएंगे, अब आते हैं अनुवाद सूत्र में। कहाँ हमने देखा था आवाम, यहाँ। आवाम यहाँ भी लिखा होगा, ये है आवाम, तो ये आवाम है। और ये देखिए कि आवाम के बगल में जस्ट कौन सा सूत्र है, आवह। तो हम सूत्र लगाएंगे आवह। किस में लगाएंगे, वद में लगाएंगे आवह। तो वद में आवह जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, वद में आवह जोड़ेंगे तो बन जाएगा वदावह। वदावह, देखिए बन गया ना। वद में आवह जोड़ेंगे तो बन जाएगा वदावह। तो हमने यहाँ पे वदावह लिख लिया है आवाम, और ये हो गया वदावह, यानी कि हम दोनों बोलते हैं। कैसा है, समझ में आया है आपको। तो ये सिंपल सा अनुवाद बनाने का नियम होता है। एक और है, इसको भी सीख लेते हैं। वे लोग यहाँ आते हैं। वे लोग यहाँ आते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना होगा कि वे लोग का संस्कृत क्या होता है। ये आपको अनुवाद सर्वनाम सूत्र में मिलेगा, सर्वनाम सूत्र में मिलेगा। तो वे लोग का संस्कृत होता है ते। वे लोग का संस्कृत क्या होता है, ते होता है वे लोग का संस्कृत। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आते हैं। यहाँ का संस्कृत क्या होता है, यहाँ का संस्कृत होता है आत्र। यहाँ का संस्कृत होता है आत्र, तो आत्र लिख दिया मैंने। आते हैं, आना का संस्कृत क्या होता है, आना का संस्कृत होता है गच, आगच। तो आगच लिख दिया हमने, आगच मतलब आना। आना का संस्कृत होता है आगच, तो आगच। अब बात करते हैं सूत्र लास्ट में क्या लगेगा। तो यहाँ हमने लगाया है अंति। क्यों लगाया है अंति, आइए समझते हैं। तो यहाँ है ते, क्या है, ते है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो है वो ते है, क्या है, ते है। तो ते कहाँ है, पहले अनुवाद सूत्र में ढूंढ लीजिए। अनुवाद सूत्र में ते सह तो ते, क्या है, ये ते है। तो ये जो ते है इसके बगल में कौन सा सूत्र है, अंति। तो बस यही सेम चीज हमने लगा दिया है यहाँ अंति, यानी कि जो इसके बगल में सूत्र होगा उसको लास्ट में ऐड करेंगे। ये फर्स्ट में जाता है यानी कि ये फर्स्ट में आया, और ये लास्ट में जाता है यानी कि ये लास्ट में आया। और बाकी जो बीच में है जो करना है वो करते रहो, धातु वगैरह लगाते जाओ। तो इस प्रकार से हमने अनुवाद बना लिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे कैसे जो है अनुवाद बनाया गया है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। संस्कृत में कुल कितने लकार होते हैं, 5 लकार। लट लकार, लेट लकार, लग लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। अभी जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा, तो हमने जो अभी पढ़ा वो पढ़ा लट लकार। क्या पढ़ा आपने, लट लकार पढ़ा है। तो लट लकार ये रहा हमारा लट लकार, जिसे वर्तमान समय का वो होता है लट लकार कहते हैं। उसके बाद हमने इसका सूत्र देखा। इसका हमने क्या देखा, लट लकार का परिभाषा देखा, सूत्र देखा, धातु रूप कैसे बनाया जाता है वो भी देखा। धातु रूप का हमने परिभाषा भी देखा, धातु रूप कैसे बनाते हैं वो भी देखा। उसके बाद हमने देखा अनुवाद सूत्र क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि लट लकार का अनुवाद कैसे बनाया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम दूसरे लकार की ओर देख लेते हैं। तो हमारा दूसरा लकार है जिसका नाम है लृट लकार। लृट लकार, देखिए मैं आपको आज पूरा लकार पढ़ाऊंगा, भले ही वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर यह याद रखिएगा कि आप एक वीडियो में 5 लकार पढ़ लेंगे और आपको जो है ना फिर लकार में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और समझते जाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं अब, और क्या, तो फिर देखते हैं हम अपना नेक्स्ट लकार जिसका नाम है नृट लकार। नृट लकार जिसको हम हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं।
परिभाषा क्या है लिट लकार का? तो लिट लकार का परिभाषा इस प्रकार से है, जिससे आने वाले समय यानी कि भविष्यत काल का बोध हो उसे लिट लकार कहते हैं। जैसे वह पढ़ेगा, तुम जाओगे, मैं खाऊंगा, राम हंसेगा। तो ये जो है सारे के सारे लिट लकार में है। अब बात करते हैं लिट लकार का सूत्र क्या होता है। तो सेम वही जो है पिछले जैसा होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, कॉलम बना लीजिएगा। इसका सूत्र होता है स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यति, स्यतः और स्यन्ति। देखिए लट लकार से कुछ कुछ सूत्र जो है इसका मिलता है। उसमें था ती, तह, अंति, हमने केवल स्या ऐड कर दिया है और बन गया स्यति, स्यतः, स्यन्ति। उस प्रकार से अगर मध्यम पुरुष की बात करें तो स्यसि, यहाँ हो जाएगा स्यथा और यहाँ हो जाएगा स्यथ। फिर आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा श्यामी, श्यावह और श्यामः। तो इस प्रकार से लिट लकार का सूत्र हमने जान लिया। ठीक है, आइए साथ ही साथ हम लंग लकार भी देख ही लेते हैं, फिर दोनों का अनुवाद जो है हम सीखेंगे, धातु रूप कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे। तो लंग लकार कैसे कहते हैं? लंग लकार का हिंदी अर्थ होता है भूतकाल। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि अभी हमने लिट लकार पढ़ा फिर तुरंत लंग लकार पढ़ने वाले, क्योंकि सामने सामने है इसलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। फिर आप अच्छे से नोट कॉपी में उतारिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से एक एक करके उतारिएगा। पहले लिट लकार अच्छे तरीके से उतार लीजिएगा, पूरा जो है अनुवाद वगैरह कर लीजिएगा, उसके बाद ही लंग लकार जो है कीजिएगा। फिर भी मैं अभी आपको साथ ही साथ बता रहा हूँ, तो बस समझते जाइए। उतारने के लिए आप एक एक करके उतारिएगा, ये नहीं कि आधा इसमें कर दीजिएगा जैसा कि अभी मैं समझाने में कर रहा हूँ। तो लंग लकार जो है इसका क्या परिभाषा होता है? इसका परिभाषा होता है कि जिससे बीते हुए समय यानी कि भूतकाल का बोध होता है उसे लंग लकार कहते हैं। जैसे कि वह पढ़ता था, तुम जाते थे, मैं खाता था, राम हंसता था। इधर देखिए दोनों में कंपेयर करते हैं तो लिट लकार में आने वाले समय यानी भविष्य के बारे में बात करता है, लंग लकार में बीते हुए समय यानी कि भूतकाल की बात करता है। अब सूत्र की कंपेयर कर लेते हैं, सूत्र क्या होता है दोनों का। तो लंग लकार का सूत्र क्या है? देखिए कॉलम इसमें भी बनाया हुआ है, कॉलम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है इसमें त, यहाँ त है सूत्र, यहाँ ताम है और यहाँ अन है। यानी कि प्रथम पुरुष के एक वचन में त, द्विवचन में ताम और बहुवचन में न। ऐसे पढ़ते हैं त, ताम, न, और यहाँ हो गया आह, तम और त। फिर उसके बाद अम और आव और आम, अम, आव, आम। ठीक है, ये सूत्र थोड़ा सा कहाँ गया। तो ये जो है अम और आम, ये याद रखिएगा। लिट लकार का सूत्र स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, श्यामी, श्यावः, श्याम। और लंग लकार का सूत्र त, ताम, न, अह, तम, त, अम, आवाम। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम जो है इन दोनों का धातु रूप कैसे बनाया जाता है वो सीख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों भी। तो आइए सीखते हैं। फिर ये तो ऐसे फिट हो गया यार, कोई नहीं, हमें यहाँ फिट नहीं करना है, हमें यहाँ रखना है। तो आइए देख लेते हैं अभी हमने क्या सीखा। अभी हमने सीखा था, अभी हमने दोनों का सूत्र सीख लिया है। अब हम क्या सीखने वाले हैं? अब हम सीखने वाले हैं धातु रूप कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है लिट लकार, यहाँ लिखा हुआ है लंग लकार। तो पहले लिट लकार को समझते हैं। देखिए धातु रूप बनाने से के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है। हाँ एक बात और बताना भूल गया मैं कि लिट लकार एक ऐसा धातु है, लिट लकार एक ऐसा लकार है जिसमें आप किसी भी धातु का धातु रूप बना लीजिए, उसका जो है मूल रूप ही आएगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है धातु रूप गम। क्या लिखा है? गम। और फिर लिखा है गोष्ठ में गच, और हिंदी अर्थ होता है जाना। इसे ऐसा मैंने इसलिए लिखा है, गच का मूल रूप होता है गम, तो आप गच से नहीं बल्कि गम से ही बना सकते हैं। और मैंने आपको मूल रूप यानी धातु वाला वीडियो में बताया था कि किसका मूल रूप क्या होता है। तो गम जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर क्या लिख लिया? गम। और गम को ई की मात्रा ऐड करके हमने बना दिया गमी। गम में ई की मात्रा ऐड करके गमी कर दिया। अब ये ई की मात्रा कहाँ से आया ये भी समझ लीजिए। जब भी हम लिट लकार में जब भी हम लिट लकार में धातु रूप बनाते हैं तो ई की मात्रा ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ई की मात्रा ऐड किया। और ये जो है सेठ धातु कहे जाते हैं।
धातु के प्रकार होता है जिसमें बताया जाता है कि सेट धातु में ई की मात्रा लगाया जाता है, तो ई की मात्रा जो है लगाया गया है। तो सबसे पहला काम क्या किया हमने कि जो भी धातु था गम था तो गम लिख लिया, इसमें ई की मात्रा ऐड कर दिया, और बाद में जो सूत्र है देखिए प्रथम पुरुष और एक वचन के नीचे, देखिए कौन सा सूत्र जो है वो कॉमन आ रहा है, तो स्यति, और यहाँ भी देखिए प्रथम पुरुष और एक वचन के नीचे क्या जो है कॉमन आएगा, गम, गमिष्यति। तो यहाँ स्यति जो सूत्र था वही स्यति सूत्र यहाँ ऐड कर दिया गया, तो बन जाएगा गमिष्यति। यानी कि सबसे पहले गम लिखा, फिर ई की मात्रा लगाया, और उसके बाद सूत्र जो है लास्ट में ऐड करी। यानी हम इसमें 3 स्टेप करने वाले हैं। कितने स्टेप? 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है कि जिस भी धातु का आप धातु रूप बना रहे हैं उसी सारे कॉलम में फिल कर लीजिए, फिल कर लिए। सेकंड स्टेप, ई की मात्रा सब में लगा दीजिए, जैसे गम से गमी, यहाँ भी गम से गमी, यहाँ से गम से गमी, सब में गमी जो है ई की मात्रा ऐड कर लीजिए। और तीसरा स्टेप जो सूत्र है लास्ट में उसको ऐड कर लीजिए। स्यति है तो हमने लास्ट में यहाँ पे ऐड कर लिया स्यति, ठीक है। यानी सूत्र को हम लास्ट में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे प्रथम पुरुष द्विवचन में स्यातः है तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया स्यातः। इस प्रकार से हम बना लेते हैं धातु रूप दृढ़ लकार में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और पहले एक बार इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या बनेगा? तो बनेगा गमिष्यति, क्योंकि यहाँ सूत्र है स्यति तो स्यत, गमिष्यतः सूत्र है स्यतः तो स्यतः, गमिष्यन्ति सूत्र है स्यन्ति तो स्यन्ति। मध्यम पुरुष की बात करते हैं, यहाँ स्यसि सूत्र है तो गमिष्यसि, यहाँ स्यतः सूत्र है तो गमिष्यतः, यहाँ स्यत सूत्र है तो गमिष्यत। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष की बात करते हैं, यहाँ श्यामी है तो गमी श्यामी, श्यावह है तो गमी श्यावह, और श्यामः है तो गमी श्यामः। तो इस प्रकार से बनाया जाता है दृढ़ लकार में। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि गच से गम कैसे हो गया, क्योंकि गच का मूल रूप होता है गम, और दृढ़ लकार में केवल मूल रूप से ही चलता है, यानी कि गम से चलेगा, इसलिए गम से बन गया है। गच से बनाओगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए अब एक बार जो है एक नज़र हम देख लेते हैं लंग लकार की ओर, क्योंकि लंग लकार भी हम साथ में पढ़ते चल रहे हैं, तो लंग लकार भी देख लेते हैं। तो देखिए इसका जो है धातु रूप कैसे बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको कि गम धातु बना रहे थे, यानी कि लृट लकार में बना रहे थे, तो लृट लकार में हमें इसके मूल रूप की चर्चा करनी पड़ती है, पर लंग लकार में ऐसा कुछ नहीं है। गच धातु बन रहा है तो गच धातु से ही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सारे कॉलम में हम गच लिख लेते हैं। सारे कॉलम में क्या लिखते हैं? गच। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है गच, देखिए सारे कॉलम में मैंने गच लिख दिया है, यानी कि हमने सारे कॉलम में गच लिख लिया। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला और सिंपल स्टेप क्या है कि आप सारे कॉलम में गच लिख लीजिए, यानी कि जिस भी धातु का धातु रूप बना रहे हैं सबसे पहले उसे लिख लीजिए। तो सारे कॉलम में हम क्या लिख लेंगे? गच लिख लेंगे, क्योंकि हम गच धातु का धातु रूप बना रहे हैं। हो गया? चलिए इतना तो तैयार हो गया, सारे कॉलम में लिख लिए। सेकंड स्टेप क्या होता है, तो इसमें हमने ई की मात्रा ऐड किया था ना, हमने इसमें ई की मात्रा ऐड किया था तो गम से बन गया था गमी। लंग लकार में यानी भूतकाल में हम आ की मात्रा ऐड करते हैं, वो भी पहले यानी सबके पहले हम आ लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा आ गच। देखिए है ना, आगच आगच आगच, सब में आ लगा दिया गया है। तो दूसरा स्टेप भी हो गया। अब तीसरा स्टेप होता है सूत्र ऐड करना, यानी कि यहाँ पे जो भी सूत्र होगा प्रथम पुरुष और एक वचन के नीचे जो भी सूत्र आपको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो ती मिल रहा है। तो प्रथम पुरुष और एक वचन में कौन सा सूत्र लगा लेंगे हम, जो भी सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है मिल रहा है। तो देखिए ना कौन सा सूत्र मिल रहा था, तो हमने ता ही लगाया है ना, आगच लिख लिया था, आगच लिख लिया हमने, और उसके बाद ता सूत्र जो मिला वो ऐड कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ ताम है तो यहाँ ताम लगा दिए हैं, तो बन गया आगच ताम। यहाँ न है तो यहाँ हमने न लगा दिया है आगछन। मध्यम पुरुष की बात करें, यहाँ आह है तो आह यानी कि गच, आगच में आह लगा दिए, यानी कि आ तो नहीं लगता लेकिन विसर्ग लग जाता है, तो विसर्ग लगा दिया और आगछा बन गया। उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा आगछतम, क्योंकि यहाँ तम सूत्र है तो आगछतम, यहाँ केवल त है तो आगछत, यहाँ आम है तो आगछम, आ जो है नहीं लगता है तो हलांत मा जो है लगा दिया तो आगछम, यहाँ आव है तो आगछाव, यहाँ आम है तो आगछाम। तो इस प्रकार से सूत्र से ही जो है ये धातु रूप बनाया जाता है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं दोनों का अनुवाद सूत्र कैसे बनाते हैं। तो अनुवाद सूत्र जो है हम ऐसे बनाते हैं। देखिए अनुवाद सूत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अनुवाद सूत्र देख लेते हैं एक बार। अनुवाद सूत्र जो है ना वो कैसे बनाएंगे, तो बस लट लकार और लीट लकार और लंग लकार के सूत्र से ही अनुवाद सूत्र बनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लट लकार में बताया था। आइए एक बार फिर से देख ही लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉलम बना के मैंने तैयार कर लिया है। ये लीट लकार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं आपको, लीट लकार यानी कि भविष्य काल। और यहाँ मैंने पुरुष लिख लिया है, तो पुरुष भी हमने लिख लिया, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे सर्वनाम सूत्र लिखा है। सर्वनाम सूत्र का मतलब है कि ये जो सह तोते आपको दिख रहा है, सह त्वम अहम, इसको क्या है, सर्वनाम सूत्र का हिस्सा है, यानी सर्वनाम सूत्र ही है, ठीक है। सह तोते जो भी दिख रहा है, और उसके बगल में हमने क्या सूत्र लिखा है, स्यति स्यतः स्यन्ति, जो कि दीर्घ लकार का सूत्र है। स्यति स्यतः स्यन्ति, स्यसि स्यथः स्यत्, श्यामी श्यावा श्यामी। यानी कि अनुवाद सूत्र बनाने का तरीका ही यही होता है कि आप जो भी सर्वनाम सूत्र प्रथम पुरुष एकवचन में मिलता है वो लिख लीजिए, और उसके बाद जो प्रथम पुरुष एकवचन में सूत्र मिलता है उसे लिख दीजिए। यानी सर्वनाम सूत्र और सूत्र दोनों जो है मैंने बगल में लिख दिया है। ये सह के साथ जो है स्यति आ गया। अब हम अनुवाद बनाएंगे तो हमको बहुत ज़्यादा आसानी होगा, हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने अनुवाद सूत्र बनाया है। इसी प्रकार से हमने इसमें भी यानी कि लंग लकार में भी अनुवाद सूत्र बनाया है। देखिए यहाँ भी आपको सह तोते दिख जाएगा, सेम चीज़ दिखेगा, है ना। यहाँ भी सह तोते हैं और यहाँ भी है, बस सूत्र अलग है। यहाँ पे हमने लीट लकार का सूत्र लगाया है, यहाँ पे स्यति स्यतः स्यन्ति वाला सूत्र लगाया है, और यहाँ पे हमने तामना यानी कि भूतकाल वाला सूत्र लगाया है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आशा है आप समझ गए होंगे। सर्वनाम सूत्र अनुवाद सूत्र कैसे बनाते हैं। सर्वनाम सूत्र जो होता है सह तोते, उसी के साथ हमने जो भी लकार का अनुवाद सूत्र बनाना चाहते हैं उसका जो है नाम यहाँ पे सूत्र यहाँ लिख देते हैं। लीट लकार का अनुवाद सूत्र तो स्यति स्यतः स्यन्ति सूत्र लगाएंगे, और भूतकाल में अगर लंग लकार का अनुवाद सूत्र बनाना है तो ताम न आहतम ता वाला सूत्र लगाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब बढ़ते हैं अनुवाद की ओर, क्योंकि अनुवाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाते हैं अनुवाद, तो देखिए अनुवाद बनाने के लिए अनुवाद सूत्र जो है सामने लिख लीजिए। वह घर जाएगा, ये हमारा पहला अनुवाद है भविष्य काल लीट लकार में। कैसे बनाते हैं, तो हमने पिछले भी लकार में बताया आपको। वह यानी कि सह, तो वह मतलब कि सह लिख लिया। घर मतलब कि गृहम, तो गृहम लिख दिया। जाएगा तो जाना का संस्कृत क्या हो गया, गम हो गया। लट लकार में गच था, लेकिन लीट लकार में आके ये गम हो गया, तो गम हमने लिख लिया यहाँ पे गम। हमने गम यहाँ लिख लिया है। अब बात करते हैं कि सूत्र कौन सा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे सह क्या है, सह है, यहाँ पे सह है, और सह के बगल में कौन सा सूत्र है, स्यति। तो हम जस्ट ऐसे ही करेंगे, सह के बगल में कौन सा सूत्र लिख लेंगे, स्यति। तो यहाँ देखिए स्यति लिखा है ना, हमने लिखा है स्यति, यानी कि फर्स्ट वाला सह आया, लास्ट वाला स्यति, सूत्र लास्ट में ऐड कर दिए। इस प्रकार से अनुवाद बनाया जाता है। वह घर जाएगा, सह गृहम गमिष्यति। तुम दोनों हंसोगे, तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है, युवाम होता है। तुम लगा दिए युवाम, ठीक है। अब हंसना का संस्कृत तो हमको पता है हंस होता है, और हमको यही पता है कि जब लीट लकार में धातु बनाते हैं तो ई की मात्रा लगाते हैं, तो हंस से बना दिए हंसी। अब जो है तुम दोनों का संस्कृत युवाम हो गया, और युवाम के बगल में कौन सा सूत्र है, देखिएगा युवाम यहाँ पे है, और युवाम के बगल में सूत्र है स्यतः। तो बस यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, स्यतः लिख दिया है ना, लिखा हुआ स्यतः। तो बस सूत्र ऐड कर दिया है। उसी प्रकार से मैं पत्र पढ़ूंगा, अहम, पत्र का होता है पत्रम, पढ़ना का होता है पठ, ई की मात्रा लगाने के बाद पठी, और अहम यानी कि यहाँ पे है अहम, और अहम के बगल में सूत्र है श्यामी, तो श्यामी ऐड कर दिया है, बनेगा श्यामी, पठी श्यामी, ठीक है। राम पानी पिएगा, राम का संस्कृत रामा होता है, पानी का संस्कृत जलम होता है, पीना का संस्कृत पा धातु होता है, पास्यति इसका रूप चलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा स्यति लगा है, थोड़ा स्या बदल गया। राम एक नाम है, और नाम का जो है प्रथम पुरुष एकवचन के अनुसार चलता है, यानी स्यति लगेगा, लेकिन जो स्या है, स्या जो है वो लिखने का तरीका देखिए बदल गया है। बदल क्यों गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कुछ धातुएं होते हैं जो सेट होते हैं, ये अनिट धातु है। धातु में जो है इसको पढ़ना है डिटेल से, मैं आपको कभी बताऊंगा। हम लोग देखेंगे, हम लोग का संस्कृत है वयम, और
हम लोग का संस्कृत होता है वयम, तो वयम लिख दिया। और देखना का संस्कृत है पश्य। लेकिन जब हम लीट लकार बनाते हैं तो बन जाता है दृश्य, दृश्यामा। ये जो है धातु रूप में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि देखेंगे संस्कृत भविष्य काल में दृश्यामा होता है। अब बात कर लेते हैं लंग लकार यानी भूतकाल का। वह घर जाता था, तो सेम यही सेम चीज होगा। देखिए सेम चीज होगा, बस लास्ट वाला चेंज होगा। सह यहाँ भी है सह, क्योंकि वह घर जाता था वह घर जाएगा। सह मतलब वह, तो सह मतलब यहाँ, वह यहाँ भी है। गृहम यानी कि घर, तो यहाँ भी गृहम मतलब घर। गच्छ मतलब जाना होता है, यहाँ गम बदल गया था, यहाँ गच्छ हो गया। और हम बताएं आपको कि गच्छ धातु के धातु बनाते समय हम आ लगाएंगे, क्योंकि भूतकाल में है लंग लकार में। तो आ गच्छ हो गया। और सूत्र क्या है, देखिए सह के साथ ता है, तो यहाँ ता लगाया। क्या लगाया, ता लगाया। यहाँ पे सह के साथ क्या था, स्याती था, तो हमने यहाँ पे सह के साथ यहाँ गबी स्याती किया था। आ रहा है आपको समझ में? यानी कि फर्स्ट वाले के अनुसार सूत्र लास्ट में लगाते हैं। यहाँ सह के साथ ता था, तो हमने ता लगा दिया। तुम दोनों खाते थे, तो युवाम, युवाम। और खाना का संस्कृत था खाद, उसके पहले आ लगा दिए, आ खाद हो गया। और सूत्र की बात करते हैं, युवाम कहाँ है, यहाँ है। युवाम के साथ तम है, तो आ खाद तम हो गया। यहाँ पे युवाम के साथ स्याता था, तो यहाँ पे हसी स्याता किया था, हमने किया था ना। तो बस इतना आसान है समझना। हम लोग खेलते थे। हम लोग का संस्कृत क्या होता है, हम लोग का संस्कृत होता है वयम, तो वयम लिख दिया। खेलना का संस्कृत है क्रीड, तो उसके पहले आ लगा दिया, आ क्रीड। और हम लोग वयम यहाँ है, वयम के बगल में सूत्र है आमह, तो हमने वयम में आमह लगा दिया। आ क्रीडामह बन गया। ठीक है। हम मदन पढ़ता था, मदन एक लड़का है, तो मदन का मदन पढ़ना का पठ होता है, उसके पहले हमने आ लगा दिया, आ पठ हो गया। आ चूंकि नाम है, और नाम जो है प्रथम पुरुष एक वचन के साथ चलता है, तो यहाँ ता है, तो हमने लास्ट में ता लगा दिया, बन गया आ पठत। मैं दौड़ता था, मैं का संस्कृत अहम, दौड़ना का संस्कृत धाव, उसमें हमने लगा दिया आ धाव बन गया। और सूत्र मैं कहाँ से लाया, अहम के साथ सूत्र होता है अम, तो अम ऐड किया, आ धावम बन गया। तो इस प्रकार से हमने अनुवाद बनाया है। कौन से लकार में हमने अनुवाद बनाया है, लट लकार में, लीट लकार में और लंग लकार में। तो हमने 3 लकार को पढ़ा, उसका शुद्ध जाना, धातु रूप सीखा, और साथ ही साथ हमने इसका अनुवाद भी सीखा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देख लेते हैं लोट लकार, और एक और लकार है 5वां लकार हमारा जो है वो विधिलिंग लकार। आइए बारी बारी समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोट लकार। लोट लकार किसे कहते हैं, क्या होता है इसका परिभाषा। तो यहाँ पर मैंने लिखते हैं परिभाषा, लोट लकार जिससे आदेश देने या आज्ञा लेने का बोध हो उसे लोट लकार कहते हैं। जैसे कि तुम घर जाओ, अगर हम कह रहे हैं तुम घर जाओ, तो यहाँ आदेश दे रहे हैं। सदा सत्य बोलो, आदेश दे रहे हैं। मैं अंदर आऊं, ये आज्ञा मांग रहे हैं, मैं अंदर आऊं। तो जहाँ पे आदेश देने की बात हो या आज्ञा मांगने की बात हो, वहां पे हम लोट लकार को यूज करते हैं। आइए इसका सूत्र देख लेते हैं। लोट लकार का सूत्र क्या होता है, तो लोट लकार का सूत्र, पहले तो हम कॉलम पे ध्यान देंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, क्योंकि कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है, तो एक वचन में होता है तू, उसके बाद फिर द्विवचन होता है ताम, और बहुवचन में होता है अंतु। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, तू ताम अंतु। उसके बाद मध्यम पुरुष ही तम और ता, ही तम ता, और लास्ट है आनी आओ और आम। तो लोट लकार का सूत्र इस प्रकार से होता है, आप याद रखिएगा, तू ताम अंतु ही तम ता आनी आओ और आम। आइए अब एक नजर जो है हम लोग विधिलिंग लकार में देख लेते हैं। हम दोनों साथ साथ पढ़ते चलेंगे और कंपेयर करते चलेंगे। तो विधिलिंग लकार किसे कहते हैं, तो विधिलिंग लकार का सूत्र परिभाषा क्या होता है, आइए समझते हैं। विधिलिंग लकार यानी कि जिससे चाहिए अर्थ का बोध, जिससे चाहिए अर्थ का बोध हो उसे विधिलिंग लकार कहते हैं। जैसे कि राम को पढ़ना चाहिए, तुम्हें हंसना चाहिए, मुझे विद्यालय जाना चाहिए। तो जहाँ पे सेंटेंस में चाहिए लगा हो, आप समझ जाइए कि वो विधिलिंग लकार में है। आइए बात करते हैं सूत्र का। विधिलिंग लकार का सूत्र क्या होता है, तो विधिलिंग लकार का सूत्र होता है, यहाँ पे देखिए, पहले तो आप वचन पुरुष जो है ध्यान रखिएगा, कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरफ हो गया पुरुष, इस तरफ हो गया वचन। प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है एत, प्रथम पुरुष द्विवचन में सूत्र होता है एताम, और प्रथम पुरुष बहुवचन में सूत्र होता है एयु।
उसी प्रकार से प्रथम पुरुष एकवचन में सूत्र होता है ए, मध्यम पुरुष में है मध्यम पुरुष एकवचन में ए, मध्यम पुरुष द्विवचन में होता है एतम और बहुवचन में होता है एत। उसी प्रकार से उत्तम पुरुष एकवचन में देखते हैं तो एयम, यहाँ हो जाएगा द्विवचन में एव और एम। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, क्या हुआ, इसको हम थोड़ा इरेज कर ले। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे? इसको हम पढ़ते हैं ऐसे, एत एताम एयुः, ए एतम एत, एयम एव और एम। तो हमने दोनों का सूत्र जो है जान लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम बारी बारी से दोनों का धातु रूप कैसे बनाया जाता है वो सीख लेते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था, इसके पहले ही मैंने आपको बताया कि धातु रूप कैसे बनाया जाता है, सूत्र से ही बनता है। तो बस आइए समझ लेते हैं एक बार फिर से कि लोट लकार का और विधि लिंग लकार का धातु रूप कैसे बनाते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है धातु रूप, गच्छ मतलब जाना। कॉलम बनाकर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का भी कॉलम इंपॉर्टेंट है। अब हम बनाते हैं गच्छ धातु। तो दो स्टेप है। पहला तो आप जिस भी धातु का धातु रूप बना रहे हैं उसे कॉलम में लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया गच्छ, ठीक है। अब गच्छ धातु लिखने के बाद प्रथम पुरुष और एक वचन, देखिए प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र क्या होता है? तू। तो सेम चीज प्रथम पुरुष एक वचन में आके आपको तू जो है ऐड करना है। देखिए मैंने किया है ना, यहाँ पे तू ऐड कर लिया है। तो कितना आसान है। सबसे पहले मैंने गच्छ लिख लिया क्योंकि गच्छ धातु का बनाना है। उसके बाद लास्ट में सूत्र था तू, तो मैंने तू ऐड कर लिया। उसी प्रकार से द्विवचन में देखिए, यहाँ पे पहले मैंने गच्छ लिख लिया, ठीक है। प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या सूत्र होता है? तो प्रथम पुरुष द्विवचन में देखिए क्या सूत्र है? ताम है। तो सेम यही सूत्र मैंने यहाँ पे उठा कर रख लिया है। तो गच्छ में लास्ट में ऐड कर दिया हमने ताम और बच गया गच्छताम, बन गया गच्छताम। तो गच्छतु गच्छताम, यहाँ पे अंतु है तो बन जाएगा गच्छन्तु, ठीक है। यहाँ पे ही है तो मैं आपको बता दूं कि ही एक ऐसा सूत्र है, ही एक ऐसा सूत्र है जिसका इस्तेमाल होता ही नहीं है। ही का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई सूत्र नहीं लगाया। केवल गच्छ धातु बनाना है तो गच्छ धातु लिख लिया। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हलंत है जबकि यहाँ पे हलंत नहीं है। इसी से पता चलता है कि यह धातु रूप है और ये जो है केवल धातु है, ठीक है। और खास करके क्वेश्चन पूछता है कि बताइए, ऐसा लिखा रहेगा गच्छ और बताइए कहेगा कि ये कौन से लकार में है। तो आप तो देखेंगे तो कहेंगे सर इसमें तो कोई भी सूत्र नहीं लगा है, तो फिर लकार का कैसे हुआ? पर नहीं, ये लकार का है। और किस लकार का है? तो लोट लकार का है। किस लकार का है? लोट लकार का एक वचन मध्यम पुरुष में एक ऐसा होता है जहाँ पे हम कुछ भी सूत्र नहीं लगाते हैं, जो भी धातु है वही लिखाता है। तो ये लोट लकार एक वचन जो है मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तो गच्छ केवल रह जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गच्छतम और यहाँ हो जाएगा गच्छत। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सूत्र जो है तम है तो तम लग गया लास्ट में। यहाँ केवल त है तो यहाँ गच्छता जो है, गच्छत जो है लास्ट में त लग गया। आगे बढ़ते हैं आनी। तो आनी उत्तम पुरुष एक वचन में है आनी। तो आनी में देख लेते हैं, गच्छ में आनी जोड़ेंगे, गच्छ में आनी जोड़ेंगे बन जाएगा गच्छानी, ठीक है। उसी प्रकार से गच्छ में आओ जोड़ेंगे बन जाएगा गच्छाव और गच्छ में आम जोड़ेंगे तो बन जाएगा गच्छाम। तो बस इस प्रकार से जो है धातु रूप हम बना लेते हैं। आइए बात करते हैं विधि लिंग लकार। विधि लिंग लकार में कैसे धातु रूप बनाते हैं? तो इस प्रकार से हम कॉलम बना लेंगे जैसे कि हमने लोट लकार बना लिया। यह है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। चलिए अब धातु रूप बनाते हैं। तो सबसे पहले जिस धातु का धातु रूप बनाना है उसे कॉलम में लिख लेते हैं। चूंकि हमें गच्छ धातु को बनाना है तो हमने सारे कॉलम में गच्छ लिख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं सूत्र का। सूत्र क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन में सूत्र होता है एत। तो बस यही सेम चीज हम इसमें ऐड करते हैं, गच्छ प्लस एत गच्छेत। गच्छ में अगर एत जोड़ते हैं तो गच्छेत हो जाएगा, यानी कि एक की मात्रा ऊपर चला गया और जो त हलंत वाला है वो यहाँ पर लग गया तो बन जाएगा गच्छेत। क्या बन जाएगा? गच्छेत। उसी प्रकार से गच्छ में एताम जोड़ेंगे तो बनेगा गच्छेताम। क्या बन जाएगा? गच्छेताम। फिर गच्छ में अगर एयु जोड़ेंगे तो बनेगा गच्छेयु, गच्छेयु। अगर गच्छ में एह जोड़ते हैं तो बन जाता है गच्छेह। अगर गच्छ में एतम जोड़ते हैं बन जाता है गच्छेतम। गच्छ में एत जोड़ते हैं बन जाता है गच्छेत। उसी प्रकार से गच्छ में अगर एयम जोड़े तो बन जाएगा गच्छेयम। गच्छ में अगर एव जोड़े तो बन जाएगा गच्छेव
और गच्छ में अगर एम जोड़े तो बन जाएगा गच्छेम। तो इस प्रकार से हम धातु रूप बनाते हैं विधि लिंग लकार में। ठीक है, आइए अब बात कर लेते हैं इसका अनुवाद सूत्र क्या होता है और साथ ही साथ इसका अनुवाद कैसे बनाया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अनुवाद सूत्र। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ अनुवाद सूत्र। देखिए बहुत ही सिंपल है पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा है, दिख तो नहीं रहा तो यहाँ कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहले इसमें अनुवाद सूत्र में आप देख पाएंगे कि सबसे पहले क्या लिखा होता है। सबसे पहले जो है अनुवाद सूत्र में आपको सर्वनाम सूत्र दिखेगा, सह, या उसके बाद तो और उसके बाद ते, सह तो ते, उसके बाद त्वम, युवाम और यु। मैंने अभी आपको बताया था कि सबसे पहले तो सर्वनाम सूत्र ही होता है, अहम, आवाम और वयम। ठीक है, और उसके बाद जो भी धातु का धातु रूप होता है, यानी कि यहाँ पे धातु है, धातु क्या है, यहाँ लोट लकार है, जो भी सूत्र होता है धातु का, जैसे कि यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे धातु का धातु रूप क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे तू ताम अंतु है, क्या सूत्र है, तू ताम अंतु सूत्र है। तो सेम यही सूत्र जो हमने यहाँ पे लगाया है, क्या लगाया है, तू ताम अंतु। यहाँ तू है प्रथम पुरुष एकवचन में तू, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, प्रथम पुरुष एकवचन में तू ही किया है। देखिए सह के बगल में क्या है, तू है, उसके बाद फिर क्या है, ताम है, उसके बाद फिर क्या है, न है, अंतु है। यानी कि सर्वनाम सूत्र में हम अगर लोट लकार के सूत्र को ऐड कर दें तो बन जाता है लोट लकार का अनुवाद सूत्र। क्या बन जाता है, लोट लकार का अनुवाद सूत्र बन जाता है। इस प्रकार से सेम यही चीज हमने यहाँ पे भी किया है, यानी कि विधि लिंग लकार में किया है। क्या है, देखिए विधि लिंग लकार में सेम देखिए यहाँ पे होगा, आपको सह दिख रहा है तो यहाँ भी आपको सह दिख जाएगा। ठीक है, आपको तो दिखेगा तो यहाँ भी दिखेगा, ते यहाँ दिख रहा है तो यहाँ भी दिख रहा है, अहम यहाँ त्वम यहाँ दिख रहा है तो त्वम यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन सब कुछ सर्वनाम सूत्र सेम है, बस इसका सूत्र अलग है। यहाँ आपको तू दिख रहा है, यहाँ आपको एत दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि विधि लिंग लकार का सूत्र में एत होता है। देखिए विधि लिंग लकार के सूत्र में प्रथम पुरुष एकवचन एत होता है, सॉरी क्या हो गया यार, प्रथम पुरुष एकवचन में एत होता है, तो हमने यहाँ पे एत लिखा है। क्या लिखा है, एत, यानी कि आपको यहाँ पे विधि लिंग लकार का सूत्र लगाना है, ना ही कि लोट लकार का सूत्र लगा देना है। एतताम एयुः करना है तो हम यहाँ पे एतताम एयुः करेंगे। ठीक है, सर्वनाम सूत्र के बगल में हम एतताम एयुः, एतमेत, एयम एम, ये वाला सूत्र जो है ऐड करेंगे। तो देखिए आप, हमने किया भी है ना। देखिए ये जूम हो गया, जूम आउट हो गया, क्या हो गया, कोई नहीं, होता है, इतना होते रहता है। और थोड़ा जूम कर दूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हम लोग कहाँ थे, तो हम थे अनुवाद सूत्र में। तो अनुवाद सूत्र में आपको क्या बताया, कैसे बनाया जाता है। पहले सर्वनाम सूत्र लिखा जाता है, जो भी सर्वनाम सूत्र है, सह तोते त्वम युवाम यूयम अहम अहम वयम, और उसके बगल में इसका सूत्र लिखते हैं। जैसे कि यहाँ एत है तो एत, एताम एयु, एतम एत, एयम एव और एम। आइए अब बात कर लेते हैं दोनों का अनुवाद कैसे बनाया जाता है। अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए धीरे धीरे समझ जाएंगे। अनुवाद भी कैसे बनाया जाता है वो भी सीख जाएंगे। सिंपल है, मजा आएगा और समझ भी जाएंगे। राम यहाँ आओ, यहाँ हमने आदेश दिया है राम यहाँ आओ, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि राम का संस्कृत क्या होता है। तो सिंपल है, राम का संस्कृत होता है राम। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ का संस्कृत क्या होता है। तो ये भी सिंपल है, यहाँ का संस्कृत होता है अत्र। ठीक है, अब उसके बाद करते हैं आओ का संस्कृत क्या होता है। तो आना जो है एक धातु है जिसे हम कहते हैं आगच। आगच मतलब आना, आगच मतलब आना। अब इसके लास्ट में एक सूत्र लगेगा। अब कौन सा सूत्र लगेगा, तो सिंपल है, राम क्या होता है, राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, यानी सह के अनुसार इसका रूप चलता है। नाम है और नाम जो है प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है इसलिए एक वचन में आता है। तो देखिए सह के बगल में तू है तो इसमें भी हम तू लगाएंगे, यानी कि सूत्र कौन सा हो जाएगा, तू वाला सूत्र ही हो जाएगा। तो हो जाएगा रामः अत्र आगच्छतु, यानी राम यहाँ आओ, है ना, सिंपल, राम यहाँ आओ। उस प्रकार से मैं घर जाऊं, मैं घर जाऊं,
तो मैं यानी कि अहम, मैं का संस्कृत क्या होता है? अहम होता है। घर का संस्कृत क्या होता है? घर का संस्कृत गृहम होता है। और जाना का संस्कृत क्या होता है? गच होता है। क्या होता है? गच। अब यहाँ मैंने गच्छानि लिखा है, कैसे लिख दिया? देखिए सिंपल है, जाना का संस्कृत होता है गच, अहम के अनुसार देखिए सूत्र में, देखिए यहाँ अनुवाद सूत्र है, सूत्र में देखिए अहम कहाँ पे आपको दिख रहा है? अहम। और अहम के बगल में जो सूत्र है वो क्या है? आनी। तो हमने क्या लगाया है यहाँ पे? गच्छानि, यानी गच्छ में आनी जोड़ने के बाद हम बनाते हैं गच्छानि। तो यही सूत्र लगता है। अहम के बगल में आनी है तो लास्ट में हम आनी सूत्र लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तुम लोग यह देखो, तुम लोग यह देखो आदेश दे रहे हैं। तुम लोग का संस्कृत क्या होता है? यूयम होता है, तो हमने लिख दिया यूयम। यह का संस्कृत क्या होता है? ईयम होता है या ईदम होता है, तो ईयम लिख दिया मैंने। देखने का संस्कृत क्या होता है? पश्य होता है, तो हमने यहाँ पे पश्य भी लिख लिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूयम जो है इसके अनुसार लास्ट में सूत्र क्या होगा। देखिए यूयम कहाँ पे आपको दिख रहा है? यूयम दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे है प्रथम मध्यम पुरुष बहुवचन यूयम। और यूयम के जस्ट बगल में कौन सा सूत्र है? ता। तो हमने यहाँ पे केवल ता लिख दिया, ये बनकर तैयार है। कितना आसान है ना? सिंपल सा है, बस थोड़ा सा जो है ध्यान देने की बात है। नेक्स्ट जो है वो है हम लोग पानी पिए, आदेश मांग रहे हैं कि हम लोग पानी पिए। तो हम लोग का संस्कृत होता है वयम, हम लोग का संस्कृत वयम। पानी का संस्कृत होता है जलम, तो हमने लिख दिया यहाँ पे जलम। और पानी पीना का संस्कृत होता है पीब, तो हमने यहाँ पे लिख दिया पीब। अब पीब में आम लगा दिए, पिबाम। कैसे हो गया? वयम है, वयम के अनुसार देखिए, वयम के अनुसार क्या सूत्र होना चाहिए? आम। तो वयम पीब में आम लगाएंगे पिबाम, तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से हमने अनुवाद बना लिया। नेक्स्ट है सदा सत्य बोलो। सदा यानी कि सदा, यानी कि सदा, सदा यानी कि सदा, सत्य यानी कि सत्यम, और बोलना यानी कि वद। और मैंने अभी आपको क्या कहा था कि एक ऐसा सूत्र होता है मध्यम पुरुष और एक वचन में जिसमें कोई सूत्र नहीं लगता है। देखिए यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन है तुम, यानी तुम, और तुम मतलब किसी को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सदा सत्य बोलो में तुम छुपा हुआ है। तुम सदा सत्य बोलो या सदा सत्य बोलो एक ही अर्थ निकलता है, इसीलिए हमने यहाँ पे वद लिखा है। और वद के बाद हमने कोई सूत्र नहीं लिखा है, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन जहाँ पे त्वम होता है उसमें ही सूत्र है। और अभी हमने बताया था कि ही सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे कोई सूत्र इस्तेमाल नहीं किए, ये केवल जैसे था वैसे ही रह गया। नेक्स्ट है कि तुम दोनों किताब पढ़ो, आदेश दे रहे हैं। तुम दोनों का संस्कृत क्या होता है? युवाम होता है। उसके बाद किताब का संस्कृत देखते हैं तो पुस्तकम होता है संस्कृत। उसके बाद पढ़ो, पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ होता है। और पठ में सूत्र कौन सा लगाएंगे? जैसा युवाम रहेगा वैसा ही। युवाम कहाँ है? युवाम यहाँ पे है, और युवाम के बगल में सूत्र है तम, तो हम यहाँ पे लगा दिए तम। पठत हो गया, पठतम हो गया, युवाम पुस्तकम पठत, पठतम, यानी कि तुम दोनों किताब पढ़ो। तो इस प्रकार से हमने इसका अनुवाद बना लिया। आइए बात कर लेते हैं एक बार विधि लिंग लकार का अनुवाद कैसे बनाते हैं, बगल में दिया हुआ, आइए समझते हैं। तो यहाँ पे अनुवाद सूत्र लिखा है, इसी से समझ के हम ध्यान से समझेंगे और उसको बनाएंगे। आइए बनाकर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे जाना चाहिए, मुझे यानी कि मह्यम। देखिए मुझे का संस्कृत मह्यम, अहम सॉरी मुझे यानी कि अहम, मुझे का संस्कृत अहम क्यों होगा? होता तो मह्यम। जी हाँ, मुझे का संस्कृत मह्यम ही होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे जाना चाहिए यानी कि मैं जाऊँगा, ऐसा जो है बोध होता है मेरे लिए, यानी कि अपने आप को काम करने के लिए बोध हो रहा है, इसलिए अहम होगा। जाना का संस्कृत क्या होता है? गच्छ। और गच्छ में अगर सूत्र लगाएंगे तो जाना चाहिए का संस्कृत बन जाएगा। तो देखिए जाना का संस्कृत हमने लिख दिया गच्छ। अब अहम के अनुसार देखिए यहाँ पे सूत्र क्या होता है? अहम के अनुसार सूत्र होता है एयम, तो गच्छ में एयम जोड़ेंगे बन जाएगा गच्छेयम, गच्छेयम। तो ये है सूत्र और इस प्रकार से बनाया जाता है। मुझे जाना चाहिए यानी कि अहम गच्छेयम। नेक्स्ट है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें का संस्कृत सबसे पहले हो गया त्वम, तो मतलब तुम या तुम्हें, और चाहिए पढ़ना चाहिए, तो पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ होता है। पढ़ना का संस्कृत क्या होता है? पठ होता है, ठीक है। और पठ के अनुसार हम सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ देखिए त्वम है और त्वम के बगल में क्या सूत्र है? त्वम के बगल में सूत्र है ए है, तो बस पठ में ए लगा दिया और बन गया पठे। त्वम पठे यानी कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, एकदम सिंपल सा है, मजा आ जाएगा। उसके बाद है कि उसे बोलना चाहिए, कैसे बनाएंगे देखिए, आइए इसको समझते हैं। उसे यानी कि वाह, वाह से ही बनना है उसे, तो उसे यानी कि वाह।
बोलना चाहिए, बोलना का संस्कृत क्या होता है, वध होता है। बोलना का संस्कृत क्या होता है, वध। अब एत कैसे लगा दिए, तो देखिए सह, और सह के बगल में कौन सा सूत्र है, एत, तो सह के अनुसार हमने यहाँ एत लगा दिया, वध में एत लगने के बाद बन गया वदेत, यानी कि उसे बोलना चाहिए। नेक्स्ट है कि राम को दौड़ना चाहिए। राम को दौड़ना चाहिए कैसे बनाएंगे, राम को यानी कि राम, राम को यानी कि राम। यहाँ पे राम को का संस्कृत रामा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस के अनुसार केवल लिखा जा रहा है राम को। यहाँ पे कोई विभक्ति का चिन्ह नहीं है, बल्कि केवल सेंटेंस को अच्छे तरीके से सजाने के लिए लिखा गया है राम को। तो राम है, दौड़ना चाहिए। अब दौड़ना का संस्कृत क्या होता है, धाव होता है, और राम के अनुसार सूत्र क्या होता है, एत, धाव में एत जोड़ेंगे बनेगा धावेत, धावेत राम धावेत, या राम को दौड़ना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम दोनों को ठहरना चाहिए। हम दोनों यानी कि आवाम, हम दोनों यानी कि आवाम, तो हमने यहाँ पे आवाम लिख लिया। ठीक है, हम दोनों का संस्कृत क्या होता है, आवाम होता है। ठहरना का संस्कृत तिष्ठ होता है, तो हमने तिष्ठ भी लिख लिया। ठीक है, तिष्ठ भी लिख लिया। अब सूत्र कैसे लगा, तो देखिए आवाम के बगल में कौन सा सूत्र लिखा हुआ है, एव, तो तिष्ठ में एव जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तिष्ठेव, तो देखिए तिष्ठेव बन गया। तो इस प्रकार से अनुवाद बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था, और साथ ही साथ जो है हमने पांचों लकार भी समाप्त कर लिया। क्या कर लिया हमने, पांचों लकार समाप्त कर लिया। कौन कौन लकार समाप्त कर लिया ये देख लेते हैं एक बार फिर से। तो हमने क्या कुछ सीखा इस वीडियो में, आज के वीडियो में, तो हमने पहले तो हमने सीखा कारक चिन्ह, हमने कारक चिन्ह सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि लकार किसे कहते हैं, और लकार 5 प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने लट लकार को डिटेल से पढ़ा, जिसमें हमने लट लकार के परिभाषा देखा, लट लकार के सूत्र देखा, लट लकार में कैसे धातु रूप बनाया जाता है वो सीखा, लट लकार का अनुवाद सूत्र क्या होता है वो सीखा, और साथ ही साथ अनुवाद कैसे बनाया जाता है लट लकार में वो सीखा। उसके बाद हमने सीखा लीट लकार और लंग लकार। लीट लकार का ही परिभाषा, सूत्र, धातु रूप, अनुवाद सूत्र और अनुवाद। लंग लकार भी हमने क्या सीखा, लंग लकार का परिभाषा देखा, सूत्र देखा, फिर उसके बाद हमने धातु रूप देखा, उसके बाद अनुवाद सूत्र देखा, और उसके बाद हमने देखा अनुवाद, और उसके बाद हमने लास्ट देखा लोट लकार का परिभाषा, उसका सूत्र, धातु रूप, और साथ में अनुवाद सूत्र और अनुवाद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, तो आप मुझे केवल और केवल कितना रुपया जो है पे करेंगे, आप मुझे केवल और केवल 49 रुपीज़ पे करेंगे। कितना रुपया, ओनली 49 रुपीज़ पे करेंगे। और ये आपको नोट्स कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, क्या कुछ होगा, इसके बारे में आपको थोड़ा बता ही दूँ बढ़िया से। वैसे तो मैंने आपको बताया, फिर भी बता दूँ कि ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा। तो आप जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक दिया है मैंने, वहाँ से आपको यहीं तो फिर आप फर्स्ट कमेंट में जाइए और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा जो है टॉपिक है हमें पढ़ने, इस नोट्स में क्या कुछ मिलेगा तो मैं आपको बता दूं। इस नोट्स में आपको वचन मिल जाएगा, वचन को किसे कहते हैं, क्या होता है, परिभाषा, सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे। पेज नंबर 1 में पुरुष मिल जाएगा, उसके बाद धातु यानी कि क्रिया मिलेगा, क्रिया हमें पढ़ना है लकार जो कि हमने आज समाप्त कर लिया। हमें पढ़ना है धातु रूप, हमें पढ़ना है शब्द रूप, हमें पढ़ना है बहुत सारा शब्दार्थ, हमें पढ़ना है संस्कृत में गिनती 1 से लेकर 100 तक गिनती क्या होता है वो जानेंगे। और क्या जानना है हमें, और हमें जानना है, ठीक है। और इसके बाद जो है उसके बाद हमें जानना है अनुवाद। उसके बाद हमें क्या जानना है, उसके बाद हमें अनुवाद जानना है, अनुवाद क्या होता है वो जानेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ सिलेक्ट, कौन सा, ये वाला। तो हमें अनुवाद सीखना है। उसके बाद हमें अनुवाद के खास नियम जानने हैं, और उसके बाद आवेदन जानेंगे, औपचारिक पद जानेंगे, अनुच्छेद जानेंगे, संधि जानेंगे, समास जानेंगे, प्रत्यय जानेंगे, उपसर्ग जानेंगे। लास्ट वाला टॉपिक है समास। ठीक है, लास्ट वाला टॉपिक है समास। तो हम समास भी जानेंगे इसी वीडियो, ठीक है, मतलब इसी नोट्स में। तो ये आपको नोट्स अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, आप मुझे DM कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसका मूल्य है केवल और केवल 49 रुपीज़। ओके, तो 10th वाले विद्यार्थी जरूर खरीदिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।